जब खड़ी बोली के कवि की बात होती है तो मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है। जितनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है, जितने क्षेत्र हैं, जितनी भाषा हैं, जितनी बोलियां हैं, लगभग सभी जगह पहला कवि है। और जब पहले कविता की बात आती है तो मैं फिर से जिक्र करना चाहूँगा सुमित्रानंदन पंत जी का, जिन्होंने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जी, गुरु जी सामने बैठे हैं, पूरी मैं क्षमा के साथ उमड़ कर आँखों से बही होगी। सौभाग्य है हमारा कि आप जैसे विद्वत सभा के बीच में हमारे गुरु विजय बहादुर सिंह जी भी बैठे हैं, जिनसे हम निरंतर सीख रहे हैं। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय के सच्चिदानंद जी को। उनके साथ में ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अभिराज राजेंद्र मिश्र जी को, अनिसुर रहमान जी, मोहम्मद जमा आजुर्दा जी, मुकुल कुमार जी, और बड़े सम्मान के साथ में आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी। जैसा कि मैंने जिक्र किया है, यह जो सत्र है ये भारतीय काव्य परंपरा पर बात करने का सत्र है। वो नाम चेंज कर दीजिएगा। हमारे सभी अतिथियों के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं एक और वरिष्ठ साहित्यकार, प्रतिष्ठित नाम राजस्थान के चंद्र प्रकाश देवल जी को आमंत्रित करता हूं। चंद्र प्रकाश देवल जी न केवल साहित्य अकादमी अवार्ड बल्कि उन्हें मेरा सम्मान भी मिला है अपने कृतित्व के लिए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और हमारे अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय चंद्र प्रकाश देवल जी। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ, भारत की काव्य परंपराएं प्राचीन, विविध और समृद्ध हैं। यह एक सुविदित तथ्य है। वेदों के समय से आज तक कविता लाखों लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग रही है। यह अपने आप में एक अनूठी परिघटना है। प्राचीन काल से गीत, कथा गीत, कविताएं आम जनता के जीवन का रंग और अंग रही हैं। सर, लगभग 1.5 घंटे का वक्त हमारे पास है। सर सच्चिदानंद जी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, 1.5 घंटे का वक्त हमारे पास में है। तो आमतौर पर व्यवस्था ये होती है कि 10 से 12-15 मिनट हमारे अतिथि अपनी बात कह दें और अंतिम 10 मिनट का सत्र हम सवाल के लिए या और परिचर्चा को विस्तार देने के लिए रख सकते हैं। तो आपकी अनुमति से मैं इस सत्र को आरंभ करना चाहता हूँ। और मैं पहले वक्ता के रूप में आदरणीय मुकुल कुमार जी को बुलाना चाहता हूँ। वे उपन्यासकार हैं और भारतीय रेलवे के यातायात सेवा में जनसेवक हैं। आप इन दिनों दिल्ली में हैं और 3 उपन्यास, 2 कविता संग्रह उनके चर्चित हैं। हम उन्हें पढ़ चुके हैं। ओके, ठीक है। अभी तक हम ये करते रहे, लेकिन व्यवस्था बदल देते हैं। ठीक है। तो 2 कविता संग्रह का मैंने जिक्र किया था। द इनप्रेसिबल इकोज एंड कैथारसिस इसमें शामिल हैं। भारतीय रेलवे की उत्कृष्ट सेवा के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत निर्माण फाउंडेशन द्वारा साहित्य उत्कृष्टता के लिए भारत निर्माण पुरस्कार तथा पूर्वांचल गौरव सम्मान आपको प्रदान किया जा चुका है। परिचय मैंने दिया है। आगे की व्यवस्था में आदरणीय अध्यक्ष जी के कर कमलों में सौंपता हूँ, वे इस सत्र को संचालित कीजिए। सर माइक है। जी,
दूसरे अतिथि के रूप में हमारे बीच मोहम्मद जमा आजुर्दा जी हैं, कश्मीर और उर्दू के लेखक, कवि और अनुवादक। आप कश्मीरी विश्वविद्यालय के उर्दू के प्रोफेसर रह चुके हैं। आपके उर्दू में 5 निबंध संग्रह, कश्मीरी में 3, उर्दू लेखों के 2 संग्रह, उर्दू कहानियों का 1 संग्रह और कश्मीरी कहानियों का 1 संग्रह, अन्य भाषाओं में कश्मीरी में अनुदित 10 से अधिक पुस्तकें, अंग्रेजी और कश्मीरी से अनुदित 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, आजीवन उपलब्धि के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक हैं। आप उच्च शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान हिंदी विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने नागार्जुन, महादेवी वर्मा जैसी हिंदी साहित्य के पुरोधाओं पर 15 आलोचनात्मक रचनाएं तथा समाज और शिक्षा पर 4 कृतियां लिखी हैं। आपने नव रोमांटिक हिंदी कवियों के कई संकलन तथा 8 कविता संग्रहों का संपादन भी किया है। कवि जयशंकर प्रसाद तथा भवानी प्रसाद मिश्र आपकी 2 और पुस्तकें, इन दोनों कवियों पर आपकी पुस्तकें अभी प्रकाशनाधीन हैं। आपने भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के निदेशक के रूप में कार्य किया है तथा मासिक पत्रिका वागर्थ का भी संपादन किया है। हमारे इस बीच अभिराज राजेंद्र मिश्र जी हैं, जिन्हें साहित्यिक प्रशंसकों के द्वारा अभिराज राजेंद्र मिश्र के रूप में संबोधित किया जाता है। आप अभिराज प्रसाद मिश्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा आपने पूरी की है। आपने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति के रूप में कार्य किया है। आपकी संस्कृत, हिंदी और भोजपुरी में 180 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हैं। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, वाचस्पति सम्मान, कल्पवल्ली पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार के अलावा भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। अनीसुर रहमान जी अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक और विद्वान हैं। वर्तमान में आप भारत के तुलनात्मक साहित्य समिति के सचिव और रेख्ता फाउंडेशन के वरिष्ठ सलाहकार हैं। आपकी 15 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको दिल्ली उर्दू अकादमी द्वारा अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप अमेरिका के पुरुंडी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं और कनाडा के अल्बर्टा यूनिवर्सिटी में शास्त्री फेलो भी रह चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय के सच्चिदानंद जी के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सभी जानते ही हैं। द्विभाषी कवि, आलोचक, नाटककार, संपादक, कथाकार और यायावर लेखक हैं। आप अंग्रेजी और अनुवाद अध्ययन के प्रोफेसर, द्विमासिक पत्रिका इंडियन लिटरेचर के संपादक, साहित्य अकादमी के कार्यकारी प्रमुख और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में इनवाइटेड नेशनल फेलो रह चुके हैं। आपके मलयालम में 32 कविता संग्रह, अंग्रेजी में 10, हिंदी में 7 और अन्य भाषाओं में 30 संग्रह प्रकाशित हैं। आपको असंख्य साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हैं, जिनमें से कुछ पुरस्कार हैं साहित्य अकादमी सम्मान, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, गंगाधर मेहर पुरस्कार, दांते मेडल, इटली आदि। आज सभी अतिथियों के साथ में हम भारतीय काव्य परंपरा पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस जो काव्य परंपरा की जो यात्रा है, जो मैंने बात कही थी आदि कवि से लेकर आज तक पहुंची है, इस पर अलग अलग क्षेत्रों के आपके विचार इस सत्र को और प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद। Thank you. I welcome my co-discussants and the distinguished audience. These discussions will be partly in English and it looks like partly in Hindi. Some of us who are more comfortable with English might be speaking in English and others might speak in Hindi. I hope you don't mind. Because Hindustani, everything is allowed, all the languages. Only that because generally most of the people here understand either English or Hindi, so Hindi means yes, Hindustani too, yes. Perhaps our whole discussion should begin there. So I'm not going into that. So by way of introduction, I'll just like to mention a few things. First, of course, congratulations to the Sahitya Academy for having organized the second edition of UNMESHA. This is, of course, a great gathering of writers from different generations and different languages, more than 100 languages I understand. Because I don't want to make a distinction between languages and dialects.
It's often said that when a dialect has an army and a political party, it becomes a language. And so, and this has been proved by our own experience. And so let us not make any distinction. We have people from quite a few languages here. And I'm sure among the audience too, we can find some of the representatives of these languages. And I'm also happy that the session is titled Indian Poetic Traditions in the plural. Because we are living at a time when the plural is especially important, because we tend to speak very often in the singular. When we speak of Indian literature, when we speak of Indian language, when we speak of Indian religion, most often we seem to speak in the singular. But actually nothing exists in the singular, and India's richness, cultural richness comes from this multiplicity of languages, of various kinds of regional cultures, rituals, religions, all of which have contributed to the making of India and the making of Indian culture. So I'm very happy that the title of the session is not Indian Poetic Tradition, but Indian Poetic Traditions. Whenever I speak of tradition, like some of you, maybe I recall A.K. Ramanujan's famous story about tradition and modernity. He used to, of course, this is how he introduces his very famous essay, 300 Ramayanas. There was a woodcutter who had an axe, which he said belonged to his father, his grandfather, and all his forefathers. It was handed over, down the generations to him. And then somebody for whom he had come to cut wood asked him, what about the handle of the axe? It is made of wood. It would have broken many times. Then he said, yeah, that's true. Handle, we must have changed 100 times. And then what about the blade of the axe? After all, it's iron. It can't last for so many generations. But he said, yes, that's true. The handle, the blade also has been changed so many times. But he still persisted that the axe was the same. And Ramanujan tells this story with a very profound implication about the idea of tradition. Because the tradition is not something out there, not something in the past, not something dead, but something living, flowing, something growing, something that gradually gets changed. Of course, Eliot also had introduced his idea in a different form when he spoke about the individual talent, the tradition and individual talent. But Ramanujan goes a step further, I believe, in this by bringing in this old legend. Because even when everything is changed, something remains. I'm speaking about poetry mainly because we are discussing poetic traditions. So everything keeps changing, forms keep changing. So I don't write in the way in which Valmiki wrote or Homer wrote or any of those old poets wrote. I write in my own times, in my own way, and it is true about all contemporary poets. And my writing is not even close to the writing done by my own previous generation in the language. So we all keep inventing or reinventing poetic idioms. We create our own languages adequate to express whatever we want to express. And so the language of poetry keeps changing. The structure keeps changing. The syntax is very often, transformed in various ways. And in spite of all that, and of course, human imagination never remains the same. So everything keeps changing. But ultimately, there is something in poetry which is rather difficult to define, which helps us identify it as poetry. We know that the moment we hear it, the moment we read it, we know this is poetry. Whether it is from the times before Jesus Christ or times after that, or the pre-Vedic times or Vedic times or our own times, we know, well, this is poetry. When you read a sloka from Rig Veda, or when you read a piece from an ancient Greek epic like Odyssey or Iliad or maybe Aeneid, the Latin epic, or when you read Shakespeare, when you read a poet of our own times, we immediately know this is poetry. So I am not trying to define that at all, but that element of wonder, element of surprise, element of creativity, element of imagination,
imagination, the element of the continuous renovation of human language, well, this may be what remains constant in poetry, even though everything else seems to be changing. Ramanujan was precisely speaking about that relationship between between continuity the present and the continuity of the tradition. That is why when we speak of tradition too, we are not speaking, as I said, of something dead and out there, but something which is living. Because tradition is important only insofar as it is living and it contributes something to the present when it becomes part of the present. Otherwise, well, it is good as a subject of academic study. You can go to the past and learn things. But only when it becomes part of the lifeblood of poetry in our own times, you can call it a living tradition. There are dead traditions and there are living traditions. And living traditions are those which continue to inspire several generations of poets. And here we are speaking of tradition in all the different senses in which it can be interpreted, it can be understood. And when we speak of Indian poetic traditions, well, I don't want to take much time. So one thing is that we have of course a classical tradition or classical traditions. At least the Sanskrit and the Tamil and the Persian traditions could to some extent be called the classical traditions of Indian poetry. We have also a parallel oral tradition, oral and tribal traditions of poetry, from which perhaps later written poetry has come. Much before writing began, we had poetry. It was a form of communication. It was, of course, it was an aesthetic form, but it was also a form of communication among the people who did not have a language or did not have a script for their language. Might be they had a language, but probably they didn't have a script. But even then, they sang rather than wrote poetry. So we have that oral and tribal traditions. And as perhaps part of classical traditions, we have the epic traditions. Well, I will not go again into that because Ramayana is a very special subject of my interest. So we have Ramayana itself is a tradition. It is not a single text, because we have Valmiki, we have Tulsidas, we have Kambar, we have Pamba, we have Eruthachan, we have Madhav Kandali. And even within India, and it is not only an Indian tradition, as you very well know. It is a South Asian tradition. It is spread all over South Asia, and there are not 300 Ramayanas, but at least 3,000 Ramayanas, if not more. Because I know in Malayalam there are 27 written Ramayanas and several oral and performed Ramayanas. So if you put together all these written, oral and performed Ramayanas, it could not stop at 30 or 300, but it could be many more. Maybe 3,000, as I said, or maybe even more if you go to Philippines, if you go to Java, if you go to Sumatra and Indonesia and Malaysia, and of course come to India with all its rich linguistic traditions, you will find so many Ramayanas. So Ramayana itself is a South Asian tradition, as Paula Richman terms it in her famous book, in her famous first book on Ramayana. So Father Kamel Bulke and Paula Richman are perhaps two of the best students we have had so far of the tradition of Ramayanas. Even though we have had individual scholars in single Ramayanas, these traditions have best been studied perhaps by these two major scholars who strangely do not belong to India and by birth, even though I would say they belong to India very much because they came here and they studied all about the Ramayana tradition. And then we have Mahabharata. And then we have several epics about which we do not know much. In languages, we have, in Rajasthani, you have Pabuji, and so in Kannada, you have Malay Madeshwara. There are so many native epics, oral and sung epics, which are not perhaps written down. Maybe later they were written down, but we have these oral epics also. And when we speak of epics, and unfortunately we confine ourselves to Mahabharata and Ramayana, but there are so many other epics which belong to very specific regional traditions and regional languages. And so we have an epic tradition. I don't want to go into the details of these various Ramayanas and how they differ from one another. And then we have, of course, the modern language traditions.
Of course, Tamil and Sanskrit, as I said, perhaps belong to the classical tradition. We had the Sangam period Tamil poems, some of the best poems ever conceived in India. And we had also great epics like Manimegalai and Shilapadigaram, very much as we had in Sanskrit, so many major epics and classical writing, right from Kalidasa and Bhartrihari and who not. I don't want to name all those important Sanskrit poets who are also part of our tradition. And when you come to the language traditions, you find those traditions continuously of women's identity in literature and women's history in literature. So we speak of a women's tradition. If you look at Susi Tharu and Lalita's book on Indian women's writing, which is an anthology and also a highly researched kind of book, you will find, right from Ubiri and Sumangala Mata, the disciples of the Buddha, we have a long line of women poets, starting from there and reaching up to the contemporary women poets who are writing so beautifully in diverse languages. So you can look at tradition from various points of view. You can speak of a Dalit tradition. You can speak of a tribal tradition, and then you have, of course, the contemporary avant-garde poetry, which is sometimes called postmodernist. I'm not very sure about these terms. I use them because they are used in the classrooms. Because I don't know how long we will go on speaking about postmodernist and postmodernist, etc. So it's a doubtful term, but anyway, sometimes it is useful. It comes. Because many of us are teachers or have been teachers, and we know how they come in handy when we want to speak about a particular kind of transformation happening in poetry in our own time. So we have kind of avant-garde poetry which experiments with various kinds of forms. We have poetry, performed poetry. We have poetry that also has pictures and sculptures, etc., incorporated into it. I would call even the installation a kind of poetry. So there are all kinds of experiments happening in poetry. And what I find today from my limited observation of contemporary poetry is that, day-to-day language is entering poetry in a big way. And secondly, dialects, which were called dialects. As I said, I don't really want to make the distinction, but then various kinds of community speech patterns, the dialects used by the people of certain regions, regional dialects, they are all enriching poetry these days. That is what's happening in Malayalam. I have observed that it is happening also in Marathi and in Bengali and quite a few other languages. These dialects are entering poetry in a big way and changing, transforming the languages of poetry altogether. And then there is, of course, the coming of the cyberspace has made poetry democratic. You can look at it positively or negatively. I leave that to you. But the fact is that it has become more democratic because it is more accessible. You don't have to depend on an editor. So you have you can initiate a blog. You can use for Facebook and other kinds of various platforms to write poetry. And there is a lot of self-publishing also happening these days. So it's a time when poetry is being democratized, even though there are so many skeptics who say that, well, this is not good poetry, etc. But then I go through many of these poems also, and I find there are some poems which I would say are really good, even though all of them may not be all that good. But the fact is that it is part of a democratic expansion of literature, and that way tradition is not used. Actually, it is part of contemporary poetry also in many ways, including the oral tradition. And we keep going back to the epics. There are Vivek has written a long, a collection of poems based on Ramayana, and Kartika Nayar's book based on Mahabharata. So there are new interpretations and new readings of Ramayana and Mahabharata coming up even today, not only in English but in many of the Indian languages. And all of us keep doing that. I keep going back to, as a poet, to the Bhakti and Sufi poets. I have a series of poems on them, about 15 poems on our Bhakti and Sufi poets, and I have quite a few poems based on Ramayana also, and I'm not speaking about myself, I'm speaking for a whole generation of poets. So we keep going back, but not to remain there,
but to come back to the present, and then enrich the present with something from the past, which we tend to reread and represent, and we keep, getting inspired by some of the situations, human situations in those epics, and they become very often existential context. Mahabharata becomes a story of a major dilemma and not a celebration of war. I at least don't look at Mahabharata and Ramayana as celebrations of war, because Rama passed through a terrible agony when either he had to give up his wife or he had to give up his throne, and I think that defined his whole life and his idea of dharma, which could easily be interrogated too. And this is true also about Mahabharata, because in the end, what they find is only, they find a heap of dead bodies and trees dead, animals dead, young people dead, and then they say, why did we fight this war after all? Just to own this desert, to own all these rivers of blood. So there is a sense of absurdity, a sense of waste, even in our epics, if you read it from our own present times, from an existential point of view. So what I mean is that tradition and modernity are not necessarily contradictory. There are continuities which we need to look at closely and attempt to understand the present relationship between our traditions and our modernities. If we can say traditions, we should also say modernities. I have spoken enough, and I would like now अभिराज राजेंद्र मिश्रा जी, ए ग्रेट स्कॉलर, टू टेक ओवर. आप हिंदी में बात कर सकते हैं, जैसे आपका मैं वहीं वहाँ से आइए. ठीक है. सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मंच पर विद्यमान विभिन्न भाषाओं के मेरे साहित्यिक मित्रगण और मेरे समक्ष विद्यमान श्रोता के रूप में राष्ट्र के विभिन्न अंचलों से पधारे हुए विद्वज्जन, मेरे मित्रगण, आप में से बहुतेरे मेरे परम परिचित भी हैं. मैं आप सबको यथोचित प्रणाम करके अपनी बात संक्षेप में करना चाहूँगा. सच बात तो यह है कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षेप में ही सही, लेकिन साहित्य का सारा तत्व उन्होंने आपके सामने इतनी साफगोई के सामने रखा है कि बस उसकी व्याख्या यदि कोई सामर्थ्य के साथ कर दे तो शायद वही पर्याप्त होगा. आपने समूचे विश्व के साहित्य को, विश्व की कविता को जिस तरह से समेटा है, वह उनके ज्ञान की गंभीरता तो है ही है, लेकिन संक्षेप में उन्होंने आज का जो विषय है, विवेच्य विषय है, उसकी चारदीवारी भी उन्होंने बता दी, उसका परिमाण भी बता दिया कि हम कितनी दूर तक अपनी बात सोच सकते हैं. मित्रों, भारतीय कविता, भारतीय काव्य की चर्चा यहाँ पर हो रही है. आज भारतीय शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका यह अर्थ वही अर्थ नहीं लिया जाएगा जो प्राचीन काल में कभी था. आज भारतीय शब्द का प्रयोग, उसमें अर्थ विस्तार हो गया है. भारत में लिखी, पढ़ी और बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं, वे सब भारतीय भाषाएं हैं. और जब भारतीय काव्य की चर्चा आज के परिप्रेक्ष्य में हम करेंगे तो उसमें केवल प्राचीन भाषाएं ही नहीं आएंगी, बल्कि उन सारी भाषाओं का परिगणन होगा जो आज अपने देश में विद्यमान हैं. लेकिन मैं अपनी सीमा आपसे यहीं पर निश्चित कर लूँगा. मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ,
इसलिए मेरी दृष्टि में, मेरे लिए विशेष करके, भारतीय का अर्थ है संस्कृत। भारतीय का अर्थ है महाराजाधिराज भोज के ज़माने तक विद्यमान जो भारत था, उस समय तक जो भाषा पल्लवित थी, जिस भाषा का बोलबाला था, जिस भाषा में भारत बातचीत करता था अपने देश में विदेश में, हम उस भाषा की बात करते हैं। उस भाषा की कविता का क्या रूप है, आगे की जो चर्चा है वो हमारे मित्रगण करेंगे, अपने ढंग से करेंगे। यदि मैं उसके बारे में जानता भी हूँ तो मैं जानबूझ करके उसकी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा योग्य हैं। अन्यथा आज का जो पाठक है, आज का जो विद्वान है, वो संस्कृत का है तो केवल संस्कृत का ही नहीं है, उसने कहीं न कहीं उर्दू भी पढ़ी है, उसने अन्य भाषाएं भी पढ़ी हैं, अंग्रेजी तो सामान्यतः पढ़ते ही रहते हैं लोग। तो मैंने भी स्वांतः सुखाए पढ़ा सबको है, लेकिन मैं चर्चा केवल संस्कृत की करना चाहता हूँ। और अपनी बात मैं करूँगा वेदों से प्रारंभ करके, क्योंकि वेद विश्व की प्राचीनतम धरोहर ज्ञान के अर्थ में, जैसा कि महर्षि दयानंद जी ने कहा कि इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वेद केवल भारत के ही नहीं, संपूर्ण विश्व के ज्ञान के प्राचीनतम संग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं। वेदों में कहीं न देश है, न काल है, न जाति है, न संस्कृत है, न कोई व्यक्तिगत पहचान है। वेद जो है इन सब से सर्वथा निरपेक्ष हैं, और यही कारण है कि नाना प्रकार के सुभाषित वेदों के बारे में प्रचलित हो गए। एक जगह कहा गया सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, जो भी सत्य प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम प्रमाण से सिद्ध न हो वो वेद से सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वेदों में जो प्रामाण्य है वो संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण सृष्टि का प्रामाण्य है। एक जगह ये कहा गया कि वेदो खिलो धर्म मूलम, विश्व में जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जीवन की पद्धतियां हैं, उन सब का मूल, उनकी जड़ वेद में है। तो विशेष करके भारत के लिए वेद की अस्मिता दूसरे प्रकार की है, क्योंकि हमारी कोई ऐसी कला नहीं, कोई ऐसा योग नहीं, कोई ऐसा विचार नहीं, कोई भी ऐसा कोई प्रमेय नहीं है भारत में जिसका कि मूल वेदों में न हो। दर्शन पैदा हुए तो वेदों से पैदा हुए, धर्म की परंपराएं पैदा हुई तो वहीं से हुआ, त्रिदेववाद आया तो वहीं से आया, काव्य आया तो वहीं से आया, कलाएं आई 64 तो वहीं से आई। केवल उनको पढ़ने और उनको समझने की आवश्यकता है। वेद के एक मंत्र में मित्रों बड़ी स्पष्टता से ऋषि ने कहा है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियति। इस सृष्टि के बारे में, ये सृष्टि के बारे में आचार्य कह रहा है, ऋषि कह रहा है, पश्य देवस्य काव्यम। ये सृष्टि क्या है? ये संसार जो आपके सामने फैला हुआ है संपूर्ण विश्व का, ये क्या है? ये एक कविता है, एक काव्य है। किसका काव्य है? उस परम पिता परमेश्वर का। पश्य देवस्य काव्यम। और ये कविता कैसी है? न ममार, न ये कभी मरती है, न जीरियति, न कभी ये पुरानी पड़ती है, ये कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होती है, क्योंकि सृष्टि जो है ये अजर और अमर है। आचार्य शंकर की बात छोड़िए, वो जरूर कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो जगत को मिथ्या बताते हैं, लेकिन आचार्य शंकर के ही वेदांत के अन्य जो पक्षपाती हैं, हमारे जो है निम्बार्क हैं या जो है ये द्वैतवादी आचार्य हैं, वे लोग ब्रह्म की तरह सृष्टि को भी अजर और अमर मानते हैं। वो एक दर्शन का विषय है, मैं उसे छोड़ता हूँ। तो एक दृष्टि से सृष्टि जो है वो अस्थाई है, एक दृष्टि से वो उतनी ही स्थायी है जितना कि उसका कर्ता परमेश्वर। तो उस सृष्टि के बारे में इतनी बड़ी बात वेदों में कही गई है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियत। कविता के साथ सृष्टि की तुलना करना, उसका जो है औपम्य प्रस्तुत करना अपने आप में बड़ा साभिप्राय है, क्योंकि कविता में जितने गुण होते हैं, कविता में शब्द होता है, कविता में अर्थ होता है, कविता में गुण होता है, कविता में वृत्ति होती है, कविता में रीति होती है, कविता में अलंकार होता है, और कविता में अंत में रस होता है, जिसको पाने के लिए हम कविता पढ़ते हैं। वो रस जो है परब्रह्म तत्व है,
वही परब्रह्म तत्व हर जीवन के हर एक क्षेत्र में विद्यमान है। वही कविता में शब्द ब्रह्म के रूप में विद्यमान है, वही मूर्ति में मूर्ति ब्रह्म के रूप में विद्यमान है, वही संगीत में नाद ब्रह्म के रूप में विद्यमान है, वही व्याकरण में अक्षर ब्रह्म के रूप में विद्यमान है। हर जगह वही विद्यमान है, उसका स्वरूप बदलता है लेकिन मूल सत्ता उसी की है। उस मूल सत्ता को जानने के लिए ही हम ये सारी जो है विद्या का विस्तार करते हैं, सारे संसार का विस्तार करते हैं। ये हमारी भारतीय कविता की एक ऐसी परंपरा है जो परंपरा सबको मान्य भले न हो, लेकिन ये है कि वह एक ऐसी इस ठोस परंपरा है जिस परंपरा पर हमारा संपूर्ण लगभग 5000 वर्षों का पूरा साहित्य उसके ऊपर विद्यमान है, उस पर आधारित है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने अभी हमारे सामने वाल्मीकि रामायण की बात कही। वाल्मीकि रामायण के बारे में बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। कभी कभी उसके काल, उसके रचना काल पर भी बड़ी बातें कही जाती हैं। हमारे लिए किसी प्रकार की आशंका नहीं है, हम लोग किसी प्रकार की आशंका नहीं करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के बारे में कम से कम हमारे 10 पुराणों में और महाभारत में एक ही बात कही गई है कि 24वें त्रेता और द्वापर की संधि वेला में जो है राम का अवतरण हुआ था। उसी समय ये वाल्मीकि रामायण लिखा गया था। उस कालक्रम को मैं बताना नहीं चाहूँगा, आपके मन में हो सकता है कि आश्चर्य हो, अश्रद्धा हो जाए, लेकिन हम उस कालक्रम को पकड़े बैठे हैं। वो कालक्रम चाहे 1,48,000 वर्ष का हो, हमारे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 1,48 लाख वर्ष जब डिस्कवरी पर दिखाने वाले लोग एक जीव दिखाते, कहते हैं ये आज से 10 करोड़ साल पहले पैदा हुआ था, तब आप प्रश्न नहीं करते हैं। और जब हम कहें कि राम 1,48,00,000 साल पहले पैदा हुए थे, तो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये मानना न मानना आपके साथ है, क्योंकि सत्य जो है आपके पीछे पीछे नहीं चलेगा। आपकी गरज हो तो सत्य के पीछे आप चलें अपने संतोष के लिए। केवल प्रश्न इतना ही है, हमने उस सत्य को अनुभव किया है कि ये कोई बड़ी भारी बात नहीं कही जा रही है, ये बिल्कुल प्रामाणिक और बिल्कुल ठोस तथ्य बताया जा रहा है, क्योंकि उस तिथि को मानने के बाद ही संपूर्ण विश्व के साहित्य का जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है मित्रों कि आज तक सारी दुनिया इलियड और ओडिसी की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं कर पाई। आप में से किसी को मालूम हो तो बताइएगा, बाद में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आज तक कोई नहीं बता पाया कि वो युद्ध कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, उसकी ऐतिहासिकता क्या है। लेकिन उड़ने वाले आपको हजारों मिलेंगे इलियड ओडिसी। वेबर ने तो इतनी हिम्मत की कि ये कह दिया कि रामायण और महाभारत इलियड और ओडिसी की नकल पर जो है भारत में बनाए गए। उनके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो आपको भी विश्वास होगा कि राम जो है रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि के सामने ही विद्यमान थे, क्योंकि राम की पत्नी सीता 12 वर्षों तक उनके गुरुकुल में रही। राम ने उनके दोनों बेटों लव और कुश को शिक्षा प्रदान की, उसके वो ट्यूटर थे। अब इससे ज्यादा तो कंपेरेटिव बताने का, समसामयिकता सिद्ध करने का और कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे साहित्यकार हमारे हैं भगवान वेदव्यास। वेदव्यास वो तो उनकी संतान थे, कौरव और पांडव, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और उनकी ऐतिहासिकता भी हमें अच्छी तरह से ज्ञात है। तो रामायण और महाभारत में जो परंपराएं यहाँ पर आई हैं वो केवल कविता की ही परंपरा नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण जीवंत इतिहास है भारतवर्ष का। एक एक जनपद, एक एक व्यक्ति, एक एक राजा, एक एक यहाँ तक कि उनके वाहनों तक का सारा इतिहास जो है आपके सामने विद्यमान है, सब प्रमाण निवेदित है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ये तोहमत लगाई, हमारे ऊपर ये उन्होंने एक तरह से आक्षेप किया कि हम इसको प्रामाणिक ग्रंथ कैसे मान ले रामायण महाभारत के, क्योंकि ये कहते हैं कि इलाहाबाद में तमसा और गंगा के संगम पर अपनी कुटी में बैठ करके वाल्मीकि ने रामायण लिखा, और किष्किंधा कांड के 40वें अध्याय में वो पहुंच जाते हैं इंडोनेशिया। यत्नवंतो महाकार्यम सप्तद्वीकाकराग्रहो
यत् द्वीपम अतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्वतः दिवं श्रृंगेण देवदानव सेवितः। ये क्या छलांग मारी! एक कुटी में बैठ करके लिखने वाला एक ऋषि वो 7 समुद्र पार जावा कैसे पहुंच गया, जावा की हिस्ट्री लिख रहा है, जावा का इतिहास लिख रहा है। इसलिए इसमें सच्चाई नहीं है। और ये उदाहरण दे करके कई जगह उन्होंने लिखा कि भारतीय जो ग्रंथ हैं, भारतीय जो काव्य हैं, वो कोरी कल्पना पर आधारित हैं और उनमें सत्य का अंश नहीं है। मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि जो इस देश में पैदा नहीं हुआ, इस देश की परंपरा को जानता नहीं है, इस देश की जो है प्राचीनता से जिसको मतलब जिसमें श्रद्धा नहीं है, उसके लिए ये बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान के अनेक प्रकार के साधन थे। हमारे यहाँ ज्ञान केवल प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण से ही नहीं प्राप्त किया जाता था। ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा साधन हमारे पास और भी था, वो था योगज प्रत्यक्ष। उसे कहते हैं योगज प्रत्यक्ष। योग दर्शन में एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा धरातल है, एक ऐसी स्थिति है जहां पहुंच करके आप ही यदि साधना कर दें तो आपको 10,000 साल आगे की सारी घटनाएं ज्ञात हो जाएं, उतनी पुरानी घटनाएं सब आपको हो जाएं। ये योगज प्रत्यक्ष का कमाल है। हस्ता मलखवत सत्य जो है उसे दिखाई पड़ता है। और ये योगज प्रत्यक्ष, पता नहीं आपने किंवदंती सुनी कि नहीं, लेकिन महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज को भी सिद्ध था। अभी कुछ दिन पहले ही मरे हैं, वो वाराणसी में थे। ऊपर की स्टोरी पे बैठ करके नीचे जो है वो अपना संदेश भेजते थे और वहीं से डिक्टेट करते थे सारी चीजें। तो जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, हमारे यहाँ तप का जो स्वरूप है, तप के बारे में जो अवधारणा है, वो अपने ढंग की अद्भुत है। वो संपूर्ण विश्व साहित्य में कहीं पर पल्लवित नहीं हो पाई। मैं उतना नहीं दे बोला, एक मिनट। तो ये एक परंपरा योगज प्रत्यक्ष की यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप पद पद पर लंगड़ा करके गिरेंगे और भारतीय साहित्य को, भारतीय कविता को कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अभी वाल्मीकि यहाँ है, कल पहुंचेंगे वो इंडोनेशिया से वहां पहुंचेंगे, वहां से वहां पहुंचेंगे। ये प्रारंभ में ही उन्होंने ये बात आई है जहां पर कि भगवान ब्रह्मा ने उनको ये वर दिया है कि इस काव्य में, हे आचार्य, इस काव्य में आप वही लिखेंगे जो सत्य होगा। नात्र ते वाक अनृता भविष्यति। हे महर्षि, इस कविता में आपकी वाणी अनृत होगी ही नहीं। ये योगज प्रत्यक्ष के माध्यम से और मेरे आशीर्वाद के माध्यम से। तो हमारे यहाँ देवता के आशीर्वाद, परमात्मा के आशीर्वाद और योगज प्रत्यक्ष की जो परंपरा है वो संपूर्ण विश्व में और कहीं नहीं है। वो पहले भी थी, आज भी थी। यहाँ ज़्यादा समय नहीं है, नहीं तो बहुत सी बातें मैं आपसे ऐसी करता जिससे आपको निश्चित रूप से ये श्रद्धा बनती कि हाँ, इस प्रकार का भी ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोग बहुत ही सीमित शक्ति के व्यक्ति हैं। हम लोग किताबी कीड़े हैं। हम लोग केवल उतना जानते हैं जितने से हमारा काम होता है, और वो भी हमको याद नहीं रहता है। इसलिए अपनी अशक्ति से शक्ति का बोध करना, अपने अज्ञान से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। Dhanyawad, Mr. Raji. Now I'll switch over to English. I'll ask Anisur Rahman to speak next. He belongs to both the English and academic world and also the Urdu world in different ways. Some 10 minutes? Thanks to the chair, first of all, and thanks to friends who are here and who have chosen to be here for certain reasons very clearly. Friends, I understand the topic is poetry traditions of India, and I'm going to speak with reference to the poetry tradition in the Urdu language, which has had a history of at least 500 years. If you go back to Mir Khusro, it is about 700 years. So a very brief survey, and I'm asked him to stop me whenever he wants. And I'm very, very, very conscious about the time. I have always been, I don't exceed and I don't claim on anyone else's time. Friends, there are 10 pages, but they are not for you.
If at all the time permits, and as the chair said, if there's time, we will just go to some of the examples and I would like to read them. But before that, I will have to make a few points for your consideration. First, as I said, that poetry in Urdu has had a history of around 500 years. Now, much has happened during these 500 years in many ways, as far as the making of tradition is concerned, about which there is no need to speak further because the chair has already spelled out what tradition means to him and to me and to all students of literature and history. So there is no saying anything further about that. Now, to put it very clearly and plainly for you to be able to understand, to connect, that it starts in the late 16th century in Deccan. And the first Urdu poet who had a complete diwan unto himself is known as Sultan Quli Qutub Shah, who was the 5th emperor of the Qutub Shahi dynasty of Golconda and who wrote in too many languages. And it is in him that you get the first important ghazal that comes to him. And if you open his diwan, a very interesting ghazal comes before you. And I will read that a couplet from there, a sher. A couplet is not a sher, but I will read a sher from there so that you can appreciate what this man is trying to do. This language which you know today as Urdu was earlier known as Hindi, Hindavi, Rekhta, and finally Urdu. Urdu in the 18th century, towards the end of the 18th century only, this language came to be known as Urdu. Therefore, you can very clearly appreciate that there is a very interesting history behind the evolution of this language and the history of the tradition of this language that has been with us for such a long time. I mentioned if you go back to Hamir Khusro, that is mid-13th century, you have very powerful kind of a poetry there, which is very difficult to define in terms of language, but of course you can listen certain vibrations that he has and that he passes on, and it's still a part of the, if you have musical ears, you can very clearly listen to him. Not only the couplets that he has handed over to us, but in other forms of literature. And for example, music, he's known to be the inventor of sitar and all that. So I'm not going to that, but as I said, starting from Hindi to Hindavi to Rekhta and finally to Urdu, in 500 years it happens. That is the trajectory. But very interestingly in India, what happens, that Urdu also listens to Khadi Boli. Very interesting fact that you must keep in mind. It listens to Braj and it listens to Awadhi and the local dialects. So Urdu is a very interesting, history of emergence as a language. And there is another aspect to this also. Urdu listens to Persia. It harks back to Persian language, and Persian harks back to Arabic. So look at the trajectory: Arabic, Persian, Urdu. Then on the other hand, Urdu goes back to Khadi Boli, to Awadhi, and to Braj. So what a rich conglomeration of traditions that is inherited, and that is why, this is one of the reasons why it has its own sound which appeals to you. And that is why you like the sound that this poetry contains, the poetic traditions, because the subject here is the poetry traditions of India. So there is a certain amount of, why do you like, for example, आप दिन में सुबह बात हो रही थी किसी में, भाई वाह वाह कहते हैं, तो वाह वाह क्यों कहते हैं? Because you appreciate, but doesn't mean in any case that it's a romantic kind of a वाह वाह. You certainly feel that there is something in that language which communicates. Origins, as I said, there are two very important factors that we have to give if we talk of poetry. Poetry in Urdu has two parts. One is ghazal. We all know what it is. It is a couplet of two lines, and every line has a meter. You cannot exceed that meter or violate the meter. You cannot go against the meter. The meter is fixed. Now, it starts in the 6th century Arabia. Ghazal starts in the 6th century Arabia, and how it starts. Poets used to come together. The man has gone for mercantile purposes. The woman is suffering. Therefore, she has to write a poem of separation. And on the other hand, she also has to sing about the bravery, about the heroic acts of the man who is not around. So in the ghazal tradition, you have two things. On the one hand, the heroic element, celebrating the valor of the man who has gone out, and also the mercantile interest and how the woman suffers behind. Therefore, ghazal has its origin in separation, songs of separation. From there it comes to Persia. From Persia it goes to several parts of Central Asia, to Turkey, to Afghanistan, and so many other. Very interesting. You would be very, very surprised to know that it goes to many of the Western countries.
and they have imitated and written ghazal in that line. For example, in Germany, many of the Orientalists who wrote at that point of time in Germany, 19th century Orientalists, and Orientalists in Germany are very well known, as to students of philosophy and literature would know that. From there it go to the English-speaking world. Therefore, during the 1970s, when Ghalib's birth anniversary was being celebrated all over, Ijaz Ahmad asked some of the American poets, "Bhai, Ghalib ka naam suna hai aapne kya?" तो naturally नहीं सुना है. So he said this was the person and this is what he wrote. This form is known as ghazal. इसमें 2 लाइन होती हैं. And try your hand and translate these. Of course, they were complete failures. They are not translations at all. They don't give you any idea. But that is how it all started. So the English-speaking world came to know of this tradition of ghazal, which was about 600 years old, and they wrote. Now today, ghazal is being written in many languages of India, and most prominently in the Hindi language, apart from Urdu, which is of course there. So these are some of the submissions. Now, for example, just to give you one idea and how about the beginnings, Hindi and the other languages, 13th century Amir Khusro, and I just quote one couplet from him. That is, you will see here how he combines 2 languages, जिसको आप मिश्रण कहते हैं, जोड़ते हैं, मिलाते हैं लैंग्वेजेस को, उनके भाव को और उनके म्यूज़िक को. आप देखिए वो कैसे कहते हैं, और आप सब जानते हैं वो शेर को, बहुत मशहूर शेर है कि ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल. This is Persian. And in the same line, the second part of it, दुराए नैना बनाए बतियाँ. So in the same line you have 2 languages. Now this is how it originates. Then in the second line again the same drama goes. In the second line he says, Kitab hijra na dara meja, my dear love, I can't bear this moment of separation any further. Na kahe lehu lagaye chhatiyan, why don't you come and embrace me today? Just like Browning's that very famous poem, Harish Bhai, hearts beating each to each. Exactly that. So it's very interesting. So this Zahal Miski ghazal, if you read, you will see that there is a combination of one line Hindi and another line Persian. That is how it originates and goes. Hey, ye khatam. बताइएगा. अच्छा. So now ghazal's history तो बहुत लंबी है, उसके बारे में बात कभी. ghazal के बाद I'll just tell you about how many forms of nazm you have, which is very interesting to know about. In nazm you have one huge religious representations that we talked about. Just give some examples of that here before me. One is known as Hamd, a poem written in the praise of God, with which you begin a book most often. A poet begins with that. Other is a Naat, which is written in the praise of the Prophet. And then yet another is Marsiya, which is a kind of a elegy, which is written for the Imams, which is written for Hussain and all. And this is, then after that you have Munajat, which is written in the praise of the Imams. And then there is a Manqabat, which is also a poem of praise. Then there is Noha, which is an elegy, which is written after the death of someone whom you have loved as a religious leader or a preceptor. And then you have Salam, and then you have Soz. These are some of the important facets of the Urdu Nazm. Then these are all religious representations. You have secular representations, purely organic, secular, syncretic representations. 12 मासा बहुत interesting है. Time मिलेगा तो 2-3 शेर सुनाएंगे उसका आपको. Then you have Geet, you have Hajv. Hajv is lampoon, satire. Then you have Madha. Madha is a poem of praise. You praise someone and you write a whole long poem about that person. Then you have Masnavi. Masnavi is a long narrative poem. Then you have Paheli. मौका होगा तो पहेली भी सुनाएंगे आपको, और आपसे पूछेंगे कि आपने क्या समझा उस पहेली से. It is very important, very interesting. Many poets have written this paheli. Then there is qasida. Qasida is a very important form of poetry, which is a panegyric, which you write in prose of the king and the queens and the nobles and all the people of the society whom you respect and from whom you get lots. So this is, then they have razmiya. Razmiya is epic. Epic is absent in Urdu, but epic you have in the form of marsiya. The story of Karbala and what happened in Karbala. So Marsiya has a wonderful representation of that. Then you have Rekhti. If you haven't read Rekhti, you should be reading Rekhti. Rekhti is the poetry by male written in about the conditions or the feelings of the women in their language. So poetry by male about women in their language. This is very mid-19th century experimental kind of poetry. Very interesting to work on, to read and to appreciate. Then you have Shahre Ashob. बहुत से एग्जाम्पल हैं, 10 पेज है तो अभी तो इतने पर रखेंगे सुना दूंगा. Then you have Rekhti. Then you have Shahre Ashob. Shahre Ashob is a poem which you write when you see the city decaying,
when the citizens are decaying, then you feel very sorry, and the poet writes Shahr-e-Ashok. Then you have वासोख्त. वासोख्त वो है कि महबूब ने कहीं और दिल लगा लिया, मेरा दिल जला जा रहा है, तो हम वासोख्त लिखते हैं उसके बारे में कि why have you ditched me and why have you gone away. So I will not come back to you now that you have ditched me, you have gone away, I will not come back to you, you just go. So this is वासोख्त. So there are so many. Then you have several metrical constructions. ये तो varieties हो गई. But there are meters also for all these. Not that it can be written in single meter, just very briefly. In metrical constructions, you have doha, very important, 2 lines. Musallas has 3 lines. Murabba is 4 lines a stanza. Mukhammas is 5 lines a stanza. And Musaddas is 6 lines of a stanza. Musamman is 8 lines of a stanza. Then you have Rubai and you have Qita, 4 lines each. Very interesting Rubais you will come across, you must have. Other than that, you have Mahiya, you have Makrani, and Kah Makrani also, which you have from Amir Khusro. You have Mustazad, you have sonnet, you have haiku, you have troile. So what I'm trying to say that Urdu Ghazal and Urdu Nazm has gathered resources from all quarters, Indian and other than Indian, Persian and Arabic, as well as European, Italian, English, that is British poetry, and French poetry and all. So Doha comes in Urdu from Khadi Boli, that is the syncretic nature of this poetry. Kundli comes to Urdu from Hindi. Sonnet comes from the English language. Haiku comes from the Japanese language. And troile comes from French language. That is how the whole story is about. Very briefly, point-wise, I have spoken about. If there is a chance, and as they just said, maybe if there is a second round, I will come back with some of the examples. Thank you very much. Thank you, Ansur. And now Muhammad Zaman Azurda will speak, hopefully something about Urdu, maybe more about Kashmiri traditions. इस सेशन के चेयरपर्सन चेयरमैन प्रोफेसर के सचिदानंदन, my friends on the dais, Abhiraj Rajendra Mishra, Professor Nisur Rahman, Mukhul ji, and then Vijay Bahadur Singh, और मेरे सामने मेरे दोस्त पद्मश्री C.P. देवल, पद्मश्री मोहन सिंह जी, हरीश जी हैं, शतांशु जी हैं, इकबाल मसूद साहब हैं और दूसरे मेरे इतने साथी। असल में पोइट्री में ट्रेडिशन पे बात करना ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम समझते हैं, बिकॉज एक्चुअली ट्रेडिशन ये बहुत अच्छी बात है जब हमारे मित्र ने ये कहा कि दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेदास, और एक ट्रेडिशन जो है उर्दू कश्मीरी में ख़ास तौर से, नाउ इट इज़ एन अदर लैंग्वेज ऑल्सो, बल्कि राज बहादुर गोड ने तेलुगु की मिसालें मुझे भेजी थी, तमिल की मिसालें भेजी थी, जैसे मरसिया। इट स्टार्ट्स विद आदम। जब हाबिल और काबिल का वो हुआ तो सबसे पहले आदम ही रोया है, एंड देन टिल नाउ अगर पोइट्री में वो अलमिया एलिमेंट नहीं है तो शायद वो हमको इतना नहीं छूती, especially we Indians. Not only Indians, it was with Greeks also. They gave preference to tragedy than other things, than comedy. तो हम जब देखते हैं तो हमने इसको कैसे ओन किया है, और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि we have to start from संस्कृत, और संस्कृत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कश्मीर की ट्रेडिशन जो है, कहते हैं वहाँ औरतें पोइट्री में बातें करती थीं, और वो किस लैंग्वेज, किस भाषा में? संस्कृत में। मैं कहता हूँ कि इवन फिलोसफीज, जब आनंद वर्धन ने एस्थेटिक्स के बारे में सोचा, उसके कोई 200 साल बाद यूरोप को ख्याल आया कि दैट दिस कुड बी अ सब्जेक्ट, एन एस्पेक्ट ऑफ फिलोसफी और अ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री और अदर थिंग्स। कितनी चीज़ें हैं। हम तो रहते पहाड़ पे हैं, अब चूंकि
पहाड़ को देखने के लिए गर्दन को बहुत ऊंचा करना पड़ता है, इसलिए बहुत कम नज़र पड़ती है। फिर हम पहाड़ वाले भी अजीब हैं, जब हम मैदान की तरफ देखते हैं तो हमें सब बौने नज़र आते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भोपाल आना पड़ता है, कभी त्रिशूर जाना पड़ता है, कभी गोल्डन बीच पे मद्रास जाना पड़ता है, ताकि हमें अपने कद का अंदाज़ा हो कि असल हाइट हमारी कितनी है। बट इट्स अ फैक्ट, आदमी पहले पहाड़ पर रहता था, कल्चर का पहला वारिस वही है। मैदान में आदमी नहीं रहता था। जब आग दरियाफ्त हुई है तब धीरे धीरे आदमी ने पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया। यही वजह है कि जब आप यूपी के स्टालवर्ड्स से बात करते हैं, इवन तमिलियंस में बात करते हैं, तो देखते हैं कि उन्होंने कभी माइग्रेशन किया था, उनके फोर फादर्स से, दे हैड कम डाउन फ्रॉम हिल्स में, लेट इट बी हिमालयाज ओवरऑल, नॉट कश्मीर ओनली, लेकिन वो जड़ें उस तरह की मिलती है। बहरहाल यहाँ मुझसे कहा गया मैं कश्मीरी के हवाले से बात करूं, जबकि उर्दू के हवाले से भी मुझे बात करना पड़ेगी। कश्मीरी हिंदी उर्दू के मुकाबले में बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और हमारे यहाँ की जो पोइटिक ट्रेडिशन है, वी आर परहैप्स द फर्स्ट जिनकी हिस्ट्री कल्हना ने लिखी, राज तरंगनी, दैट टू इज इन पोइट्री। 8th सेंचुरी में गुनाडे आया, क्या हुआ मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, वो कैसे उसने बादशाह को छोड़ा, जंगल में गया, तब बृहद कथा वजूद में आई। और आज आप कहते हैं कि कथा सरसागर जो है उसका भी ओरिजिन वही है, इवन पंचतंत्र की कहानियां जो है उनका भी वही है। और इसी तरह से कितने पीपल गो टू दिस एक्सटेंट, जैसे अलिफ लैला का भी वही माकज है सरहद। मगर एक बात यह है कि आदमी के पास जो सरमाया होता है, जो उसके पास वेल्थ होती है, जो टैलेंट होता है, वो कहीं न कहीं से निकल आता है। कश्मीर, अच्छा, ओवरऑल हमारी पोइट्री में 2-3 ट्रेडिशंस ऐसी रही, मैं बहुत ब्रीफ कर रहा हूँ इसे। एक ट्रेडिशन सूफी ट्रेडिशन रही, वो इस वजह से कि बाज़ जगहों पे हालात ख़राब रहे। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, दिल्ली के हालात ख़राब रहे, आज नहीं है हरी जी, कभी थे, कभी नादिर हमला करके आया, कभी मंगोल आए, कभी वो कभी ये, तो वहाँ लोगों ने पनाह इसमें ले ली कि हम बस अल्लाह अल्लाह करें। इस तरह से जैसे मीर दर्द का ज़माना है, जैसे सूफीज़म वहाँ बहुत आ गया। उसके मुकाबले में लखनऊ में ट्रेडिशन तकल्लुफ़ की थी, वहाँ फॉर्मलिज्म था, वहाँ सनाई बदाई और क्या क्या वो पोइटिक जो हो सकती हैं खुसूसियात, वो उनमें जमा हो गई। मगर ये तसव्वुफ़ का एलिमेंट जो है, चूँकि इंडियन बेसिकली, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इवन एथिस्ट्स, हमने एथिस्टों को भी देखा है सुबह मंदिर जाते हुए, मंदिर की तरफ झुकते हुए, जबकि उनका कोई वो यकीन नहीं होता था, क्योंकि ट्रेडिशन गोज़ लाइक दैट। छोटे बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं होता है रिलीजन के बारे में, इवन देन ही बोज, जब भी देवी देवता का नाम आया और ही बोज। बहरहाल, तो इस तरह से एक तो तसव्वुफ़ की वो वजह है, और उसमें भी अप्रोच जो है 2 तरह का रहा, कुछ सूफी रहे और कुछ फैशन में मुतसव्विफ़ाना कलाम कहते रहे। एवरीबडी नोज गालिब, गालिब ने कोई तसव्वुफ़ नहीं अपनाया, दुनियादार था, दुनिया वाला आदमी था, लेकिन जब वो तसव्वुफ़ की बात करता है, जैसे एक कपलेट उनका है, ये मसाइल तसव्वुफ़ी तेरा बयान गालिब, हरीश त्रिवेदी जी अक्सर इसको पेश करते हैं, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादख्वार होता, इन्हें हम तुम्हें वली समझते, ऐसी बातें करते हो अगर शराब न पीते होते। लेकिन एक उनका कपलेट में आपको बताऊंगा, है मुश्तमिल नमूद सुवर पर वजूद बहर, यहाँ क्या दरा है कतरो मौजो हबाब में, ये जो समंदर है इसकी हैसियत जो है, इसकी सूरत जो है, वो शक्लें बदलने पे है ये एक ही, इसकी शक्लें बदलती रहती है। इस तरह यूँ हम इसको समंदर कहते हैं,
यहाँ क्या दरा है कतरो मौजो हबाब में, यहाँ न कतरे में कुछ है, न लहर में कुछ है वेव में, और न बुलबुले में, बिकॉज ऑल द थ्री आर वन। और मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो हम कहते हैं तसव्वुफ, इसकी कहानी भी अजीब है। इट स्टार्ट्स विथ everything came from him, and ends with everything ends with him, rejoins, separation and reunion, यही बेसिक फलसफा है इसका। अब वो समझ में कैसे आता है? इफ यू टेक द मेन सोर्स ऑफ वाटर, सी, थोड़ा सा आपने ले लिया, उसको टम्बलर में रख दिया, शक्ल बदल गई, ट्रफ में रख दिया, शक्ल बदल गई, थोड़ा मज़ा मिलाया, टेस्ट बदल गया, थोड़ा रंग मिला दिया, रंग बदल गया। और अगर आपने उसको फ्रीज किया, इट विल बिकम लाइक स्टोन, और अगर आपने उसको हीट अप किया, इट विल बी स्टीम, हवा में बदल जाएगा। इस तरह से कितनी शक्लें आप उसकी कर सकते हैं। बट व्हेन यू टेक वन ड्रॉप from every sample and go for chemical analysis, it will show 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. So basically, उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया था, लेकिन पूरा एक ही है। और ये जो मैं कहता हूँ कि कुरान में एक जगह आया है, कुल्ल फी फलकिन यसबहून, जो कुछ है वो बह रहा है, इट्स फ्लोटिंग। और आज जो हमारे पास एटॉमिक थ्योरी है, वो सब यही तो कहता है कोई चीज़ स्टैटिक है ही नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं, मैं इतना नहीं जानता, पता नहीं सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, कि ये गोल्ड का एटम जो है वो 1 सेकंड में कई बार मरकरी का हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मूवमेंट से। एनीवे, मतलब मेरे कहने का ये है कि सूफी ट्रेडिशन एक तो इस वजह से आई कि वहाँ से फारसी से आया था। ये अमीर खुसरो का आपने जिक्र किया, अनीस रहमान साहब ने इतनी अच्छी बातें बताई कि वाकई इनके बाद बोलने को मैंने मुझ जैसे आदमी को कोई हक ही नहीं होना चाहिए। एनीवे, तो लेकिन मजबूरी है, इन्होंने बुलाया है कि अच्छा, एक तो ये है कि जो सूफी थे, और दूसरे सिर्फ फैशन में, क्योंकि ये फैशन आ गया, तो जैसे जब हमारे यहाँ मॉडर्निटी आई ना, अरे कुछ लोग तो कहते हैं इस होटल में कुछ लोग बैठे थे तो उन्होंने शुरू किया। मैंने तो एक जगह लिखा है लाइटर वेन में, ये असल में वे डू अपॉलॉजीज टू इकबाल मसूद हियर, मैंने कहा कि ये अखबार वालों ने शुरू किया। जब वो नज़में छापने लगे, कहीं अगर जगह कम पड़ गई 2-3 लफ्ज़ छोड़ दिए, कहीं अगर बच गई जगह 2-3 लफ्ज़ जोड़ दिए, तो इस तरह से ये चीज़ें उसमें आई। तो बहरहाल असल में हमारा वो मिजाज ही नहीं था जो मिजाज उसमें शामिल करने की कोशिश की गई। अभी भी हम उस तरह की नज़में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक ख़ास चीज़, कुछ चीज़ें हमने अगर बाहर से भी ले ली, उनको हमने अपना कैसे बनाया। फ़ारसी में मरसिया है, अरबी में मरसिया है, उर्दू वालों ने ले लिया। वो देखिए वाक़या करबला का है, अरब का है, मुसलमानों का है। यहाँ हिंदुओं ने मरसिया कहा, यहाँ हिंदुओं ने इमामबाड़े बनाए, हिंदुओं ने ताज़िए उठाए, ये उस कल्चर का हिस्सा बना। हिंदू भी मुहर्रम सफ़र में लखनऊ में अब भी शादी नहीं करते, कोई खुशी नहीं मनाते। फिर जब हम इसको कश्मीर ले गए, कश्मीर में जब मरसिया आया, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क रहा, हमारी ट्रेडिशन जो है मरसिए की, उसका ताल्लुक़ संस्कृत से है मीटर के एतबार से, और इनका ताल्लुक़ फ़ारसी उरूज से है। और उसमें मरसिए में जिसकी गुंजाइश नहीं थी, अब आप देखिए मरसिए में शादी हो सकती है, चूँकि वो वाक़या ऐसा है, उसमें शादी का जिक्र है, उस बहाने से हमारी सारी रस्में उसमें आ गई। दुल्हन के सर पे आंचल डालना, अच्छा एक हमारी यहाँ रस्म थी, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन इन्होंने इससे मुझे याद दिलाया, जो कोविड में हो गया ना, वो सब वर्चुअल। हमारे यहाँ शादियों में एक रस्म थी आरसी मुसहफ की, हमारे साथ भी हुआ है। यानी दूल्हा पहली बार दुल्हन को डायरेक्ट नहीं देखता था, आईने के थ्रू देखता था। दुल्हन भी आईने के थ्रू एक आईना रखा जाता था,
दूल्हा उसमें पहले उसको देखता था और दुल्हन भी ऐसे ही उसको देखती थी, उसके बाद इंटरेक्ट हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हमने इस तरह से ट्रेडिशन में दूसरों की हमने चीज़ ली, फिर वो हमारी हो गई, फिर वो उनकी नहीं रही। इसी तरह से हमारी ट्रेडिशन अगर हमने बाहर से कुछ लिया, उसमें भी हमने अपना कुछ इस तरह से मिला दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, एक तो तसव्वुफ़ और मरसिया, फिर जो जदीदियत उसकी ट्रेडिशन, बस मैं खत्म कर रहा हूँ। और उसके साथ फिर ये मॉडर्निटी में मैं सच्चे जी की एक बात से इत्तेफाक करता हूँ। अभी उन्होंने पहले ही, क्योंकि हम एक सेशन से उठ के आए थे, मैंने यहाँ सुबह से सिर्फ अपने गांव पे 5 नज़में सुनी, 5 पोएम्स, और हर एक का थीम वही था कि वो जब गांव लौट के आता है तो वहाँ देखता है कि दरीचे बदल गए, मकान बदल गए, बागीचे बदल गए, सड़कें बदल गई, खान पान बदल गया और कितनी चीज़ें बदल गई। और 5 की 5 नज़में जो हैं उनका लुब-ए-लुबाब, आई मीन टू से एसेंस या क्रक्स यही था कि कितना बदला। मुझे बलराज कोमल याद आए, उन्होंने जो सर्कस का घोड़ा नज़म लिखी थी उस ज़माने में, आज तक वो बदला ही नहीं। अच्छा, हमारी यहाँ प्रोफेसर शाद रमज़ान हैं, इनके यहाँ कश्मीरी शायरी में दोनों ट्रेडिशंस, पुरानी भी और नई भी साथ साथ मिलते हैं। नज़में बहुत खूबसूरत कहते हैं और गज़लें भी उतनी ही खूबसूरत कहते हैं। यहाँ अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था प्रोफेसर नसीम शफ़ाई को, उन्होंने जो हम कहते हैं ना फेमिनिज़म, जिस तरह से निस्वानी आवाज़ को इस शायरी में भर दिया, तो उसका जवाब नहीं। गरज एक ट्रेडिशन है जिसको हम आगे साथ साथ लेते गए। ये मौका नहीं है बहुत तफसील से गुफ्तगू करने का। मैंने मिसालें रखी थी, जो शेर मुझे याद नहीं आए शाद साहब ने मुझको याद दिलाए, मंशूर ने मुझे याद दिलाए। मुझे एक मिसाल याद आ रहा था, ये दूसरा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वक्त ज़्यादा हो गया। तो लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू शायरी में अब भी ऐसा है। अनीस रहमान साहब ने एक बात कही कि गज़ल जो है उसने कैसे ट्रैवल किया। मुझे याद है, हम छोटे ही थे, छोटे मतलब ऐसे नहीं, मैं टीचर था यूनिवर्सिटी में, राल्फ रसल ने काम किया था गालिब पे और खुर्शीदुल इस्लाम के साथ मिलकर काम किया था। मुझे याद है वो आए हमारे यहाँ लेक्चर दिया। अब हमारी गज़ल का जो है मिजाज, उनकी गज़ल का मिजाज कैसे हो सकता है। उसने कहा कि जब पहले पहले मैंने उर्दू गज़ल पढ़ी तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फ़ौरन कहा, मैं ऑडियंस में था सामने, मैंने कहा यू माइट हैव थॉट दैट समबडी इज़ किडनैपिंग समबडीज़ वाइफ, क्योंकि उनके यहाँ वो जुर्म है। ये जुर्म नहीं है कि लड़का लड़की आपस में बात करता है। या अब आप सोचिए ना, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है, आतिश का एक शेर मुझे याद आ रहा है, कहता है कहे जाते वो सुनते या न सुनते, कहे जाते वो सुनते या न सुनते, ज़बान तक खाली दिल आया तो होता। हमने जो गज़ल में देखा है, हमारे आशिक को ज़िंदगी भर ये जुर्रत ही नहीं होती कि वो प्यार करे। और फिर दूसरी सूरत आतिशी का शेर कहता है आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। कह रहे इतना हवास बाख्ता हो जाता है महबूब को देख कि मैं कहाँ बैठूँ। मुझे बड़ी मसरत है कि मैं उन लोगों के सामने यहाँ लब कुशाई कर रहा हूँ जिनके सामने वैसे भी मुझे खामोश रह के सिर्फ सुनना चाहिए, मगर इन्होंने इनविटेशन में लिखा है कि बोलना है। अगर ये लिखा होता कि नहीं चुपचाप अपना बैठे रहिए तो मैं वही प्रेफर करता। मैं साहित्य अकेडमी का शुक्रगुजार हूँ। एक तो उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस सब्जेक्ट पर सोचें कि ट्रेडिशन जो है वो कैसे बनती है, कहाँ से आती है। यहाँ विद्वान बैठे हैं, सामने भी और इधर भी। मैं इसको छूँगा नहीं कि जो मैंने लिखा था, तो मैं आपसे बड़ी माजरत के साथ कि मैं इससे ज़्यादा आपको अपने सामने अपना कहा सुनने पे मजबूर नहीं कर सका, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता। बहरहाल हम मेहमान हैं, बाहर से आए हैं, हमको वैसे भी बिहेव करना चाहिए। शुक्रिया।
आदरणीय सच्चिदानंद जी, डॉक्टर मिश्र जी, मुकुल जी, मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा, जमा अजहुद्दीन और अनीसुर रहमान जी, और यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं तमाम मित्र लोग, मेरे आदरणीय, मेरे समवयस्क और मेरे प्रिय। मैंने कल भी सच्चिदानंद से पूछा था कि इस विषय का अर्थ क्या है, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। आज कुछ कुछ समझ में आया, सोचित कल तक तो नहीं आया था, इसके पहले भी नहीं आया था कि भारतीय काव्य परंपरा क्या है। चूँकि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इसलिए इन लोगों के बीच में अपनी जिज्ञासाएं रखना भी बुरा नहीं है, क्योंकि जब मैं रामायण को देखता हूँ और उसमें राम को मर्यादा पालन करते देखता हूँ और महाभारत में आता हूँ तो वहाँ लोगों को सारी मर्यादाओं की ऐसी तैसी करते देखता हूँ। जानबूझ के मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आजकल तो सारे शब्द जो हैं डेमोक्रेटिक हो गए हैं, इसलिए बोलने में कोई हर्ज नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि महाभारत जो है महानों की क्षुद्रता का काव्य है। उन्होंने लिखा है कि जयशंकर प्रसाद ने महानों की क्षुद्रता का काव्य है महाभारत। तो ये लगता है इसमें से कौन हमारी ट्रेडिशन में आने लायक है और कौन सा हमारी ट्रेडिशन में आने लायक नहीं है। एक सवाल है, शायद राजेंद्र मिश्र जी सोचें। तो एक तो ये सवाल है, दूसरा यह है कि आप लोगों को सुनते हुए ये भी लगा कि शायद अपनी अपनी भाषाओं में बहुत सारा कुछ निर्मित होता रहता है, लेकिन वेदों में जिसको ऋषि कहा गया है उसको ये भी कहा गया है कि जो सृष्टि के मूल तत्व हैं उनका साक्षात्कार जो करता है वो ऋषि है। लेकिन ये भी कहा गया है कि कवि और ऋषि में कोई फर्क नहीं, दोनों बातें कही गई हैं। और जब फर्क नहीं है तो कुल मिलाकर के जो हम लोग अर्थ लेते हैं कि जो क्रिएट कर सकता है वो कवि है या ऋषि है। इसलिए सृष्टि सृजन ये है मुख्य बात। लेकिन सृजन की परिभाषा में भी ये है कि वो दोहराता नहीं, अनुकरण नहीं करता। ये अलग बात है कि माना गया है कि अनुकरण एक सिद्धांत है, क्योंकि भरत भी कहते हैं अनुकृति, अवस्था की अनुकृति, और अरिस्टोटल तो कहते ही हैं। तो उस स्थिति में लेकिन कुल मिलाकर के परंपरा तो तभी बढ़ती है जब कुछ नया क्रिएट हो, अन्यथा परंपरा वहीं जड़ हो जाएगी, ठहर जाएगी। इसलिए जब भी कुछ नया बनेगा, चाहे वो परंपरा के भीतर से आए, जैसे कि महाभारत में जो कालिदास पाते हैं दुष्यंत और शकुंतला की कथा, वो कुछ और ढंग से है, लेकिन उसको जिस तरह से वो पुनर्नवित करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में बिल्कुल भिन्न है। तो वहाँ दुष्यंत का चेहरा, उनका आचरण, उनका चाल चलन सब बदल गया है। इसका मतलब यह है कि परंपरा भी पुनर्नवित होती रहती है, और उसी से शायद जो पुनर्नवित होती रहती है उसी से कोई ट्रेडिशन बनती है। जो अतीत पुनर्नवित नहीं होता उससे कोई ट्रेडिशन नहीं बनती। जैसे द्रौपदी हमारा अतीत तो है, लेकिन वो हमारी परंपरा में शामिल नहीं है। लेकिन सीता हमारे अतीत में भी हैं और हमारी परंपरा में भी शामिल है। मतलब जिसे समाज स्वीकार कर लेता है, अतीत जिस पुराने को, उसे परंपरा में हम शामिल कर लेते हैं। एक तो परंपरा का ये भी अर्थ है, जो निरंतर नया होते चले वही तो परंपरा है। जो नया होते न चले उस परंपरा कैसा। दूसरी बात ये कि इशारा किया गया और आदेश भी किया गया कि मैं हिंदी के बारे में कुछ कहूँ।
तो हिंदी के बारे में हमारे संचालक शुक्ल जी ने जिसका नाम लिया, सरहप्पा का नाम लिया, वो तो है ही, लेकिन जिसे हम लोग हिंदी मानते हैं, हमारे यहाँ एक परम आचार्य हुए हैं जिनको आधुनिक पाणिनि कहा जाता है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, और वो कट्टर सनातनी थे, राहुल जी के बड़े अंतरंग मित्रों में थे। याद होगा राहुल जी और ये दोनों गुरुकुल में थे साथ साथ। और वो किस्सा भी आपको मालूम होगा, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो वाजपेयी जी को पुरस्कार दिया गया था, और प्रधानमंत्री तो मंच पर बैठे थे, वाजपेयी जी नीचे बैठे थे। जब उनका नाम पुकारा गया तो उठ के गए नहीं वो। तो प्रधानमंत्री ने पूछा कि वो आए हैं कि नहीं आए हैं, तो लोगों ने कहा हाँ वो बैठे तो हैं वहाँ, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। तो फिर मोरारजी नीचे गए उतर के, उन्होंने वहीं उनको पुरस्कार दिया। वो उसी तरह के, तो उन्होंने लिखा कि हिंदी का जो पहला कवि है वो अमीर खुसरो है, माने उन्होंने अमीर खुसरो का नाम लिया। तो मैंने इसलिए कि जब वाजपेयी जी कह रहे हैं, वो वाजपेयी जी को नहीं कहना था, क्योंकि मैं जानता था कि यद्यपि वो आर्य समाज के गुरुकुल में पढ़ते थे लेकिन कट्टर सनातनी थे। तो मुझे मतलब आश्चर्य ये भी होता है, उन्होंने कहा कि जो हिंदी का पहला कवि है वो अमीर खुसरो है। अभी अमीर खुसरो का आपने जिक्र किया, उस परंपरा में चल करके रहीम ने भी इसी तरह का कुछ काम किया था। रहीम ने तो अमीर खुसरो की परंपरा में उन्होंने भी कई भाषाओं को मिला करके कविताएं लिखी। ये काम और हिंदी वालों ने किसी ने नहीं किया। तो एक बात तो ये मुझे कहनी थी कि परंपराओं में बहुत कुछ नया भी होता चलता है, लेकिन बाहर से जुड़ता भी चलता है, और जहाँ से सारे दरवाजे बंद रहते हैं वहाँ फिर विकास रुक जाता है या समृद्धि रुक जाती है, इंगेजमेंट कम हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। हिंदी के लिए तो सुविधाजनक था कि उसके पास एक विशाल संस्कृत का भंडार था, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिंदी जो है केवल संस्कृत के बूते पर खड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम अमीर खुसरो को ही पहला मान लेते हैं, यद्यपि उनको संस्कृत मालूम थी लेकिन उन्होंने वैसा तो नहीं किया कुछ। तो उस स्थिति में मेरा ये कहना है कि हिंदी अपनी ज़मीन पर पांव रख करके खड़ी हुई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप अगर पूरा इतिहास देख लें तो जो चारण काल है या सिद्ध सामंत काल है, उसमें जो पोइट्री है वो पोइट्री राजाओं के इर्द गिर्द या तांत्रिक रहस्यों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन उसके बाद तत्काल उससे लगी हुई जो धारा है, जिसमें दो बड़े पोएट आते हैं, एक का नाम मैं अभी बार बार ले रहा हूँ अमीर खुसरो का, लेकिन दूसरे का नाम है विद्यापति। विद्यापति जो हैं वो पहली बार आते हैं और वो जयदेव से सीधे कुछ लेते हैं और उसके बाद हिंदी कविता आगे बढ़ती है। तो ये जो एक प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो हिंदी की जो ट्रेडिशन है उसके अनेक आयाम या कहिए बहुत सारे चेहरे हैं। अमीर खुसरो भी हैं एक तरफ, विद्यापति भी हैं और चंदबरदाई भी हैं, एक ही ज़माने के आसपास। और चंदबरदाई की भाषा अलग है, अमीर खुसरो की भाषा अलग है और विद्यापति की भाषा तो अलग है ही। अब तो खैर वो अलग ही सूची में शामिल कर दी गई है। लेकिन आश्चर्य है कि विद्यापति ऐसे कवि हैं जिनको बंगला वाले भी पढ़ाते हैं, मैथिली वाले तो पढ़ाते ही हैं, और हिंदी वाले छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हिंदी वालों का कहना है कि मैथिली की सबसे ज़्यादा निकटता अगर किसी से है तो अवधि से है। तो ये हमारी ट्रेडिशन है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को हिंदी वाला कह ही नहीं सकता जिसके दरवाजे चारों तरफ खुले हुए न हों, वो हिंदी का हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि लेकिन वो एक ही जगह एक चीज़ में अटकी हुई नहीं है। आप वहाँ वीरगाथा काल में देखें तो वहाँ सामंत लोग हैं या राजा लोग हैं, लेकिन जैसे समाप्त होता है और विद्यापति से गाड़ी आगे बढ़ती है, कबीर आ जाते हैं,
और कबीर को वो कहाँ से क्या परंपरा मिली कहना मुश्किल है, क्योंकि अव्वल तो उनके बारे में कही दिया जाता है कि वो तो स्कूल ही नहीं गए। और ये बड़ा भारी भ्रम है हिंदुस्तान में, पढ़े लिखे लोगों ने आपस में फैला दिया है कि जो लोग स्कूल चले गए हैं सिर्फ वही लोग जानते हैं कि ज्ञान उन्हीं के पास है। और ये मैंने बहुत बड़ा मुगालता भी है और बहुत बड़ा भ्रम भी है, इस पर सोचा जाना चाहिए। कि मैंने बम्बई में वहाँ कई लोगों से पूछा था कि आप लोग सब बड़े बड़े लेखक और प्रोफेसर हैं, हमको सिर्फ एक बात बता दीजिए कि चने के खेत में और गेहूं के खेत में फ़र्क क्या है। मैंने जब चना बोया हो जाए या गेहूं बोया जाए तो दोनों के फिर खेत की शक्ल क्या होगी। तो एक हाथ उठा, तो हमने कहा क्या आप गांव से हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं गांव। मैंने कहा मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इन महान विद्वानों से पूछ रहा हूँ कि ये बताएं, क्योंकि इनका कहना है कि हम पढ़े लिखे हैं। तो किसे आप केवल किताब से होकर गुजर जाना, पढ़ना लिखना अगर हिंदुस्तान में माना जाए तो कबीर बिल्कुल ही पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। तो उस स्थिति में आप किसको पढ़ा लिखा समझ रहे हैं? बहुत सारी औरतें हैं, उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन जितना खूबसूरत खाना और जितना खूबसूरत अचार वह बना लेती हैं, वो तमाम किताबें नहीं बता सकती। तो मेरा ये कहना है कि कबीरदास कुछ ऐसे ही थे, लेकिन ज़िंदगी के आसपास से होकर गुजरने वाली चीज़ें। इसलिए पहला पोएट है हिंदी का जिसने कहा कि संस्कीरत कूप जल और भाखा बहता नीर। वस्तुतः जीवित कविता जो है वो तो केवल लोगों की बोलचाल में होगी, वो किताबी भाषा में कविता हो नहीं सकती। ये हिंदी का पोएट कह रहा। वर्ड्सवर्थ बाद में जाके कहते होंगे, कभी इलस्ट्रियस लैंग्वेज की बात करते होंगे, लेकिन हमारा पोएट तो बहुत पहले कह रहा है। तो उस स्थिति में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी की विरासत और हिंदी की परंपरा इस रूप में बढ़ती। और आप ये देखें, दो चीज़ें बहुत मुझे कभी कभी चमत्कृत करती हैं। और एक तो गालिब से पूछा गया था कि आपको फारसी जो आती है जितनी, तो आपसे पहले किसको आती थी? तो जो मैंने पढ़ा उनके बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे आती है या तो अमीर खुसरो को आती थी। तो मैं मीर के बारे में सोचने लगा क्योंकि मीर से अपनी शायरी में तो बहुत परेशान थे वो, लेकिन वो नाम ले रहे हैं 600 साल पहले, तो इसका मतलब क्या है? तो मेरा ये कहना है कि हिंदी की परंपरा जो है वो इस तरह से आगे बढ़ती। अभी तो मैंने आधी बात भी नहीं कही, लेकिन ठीक है। आप 6:30 का समय था ना, कार्ड में 6:30 लिखा हुआ। खैर मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ, बिल्कुल मॉडर्न में। तो मैं ये कह रहा था कि तुलसीदास को भी बहुत सारी भाषाएं आती थी, लेकिन उन्होंने जनता की भाषा में लिखा, और इसीलिए वो एक बहुत बड़े पोएट के रूप में, अनपैरेलल पोएट के रूप में खड़े हुए। तो मेरा मतलब गालिब को भी फारसी आती थी, लेकिन वो रेखते में भी लिखते थे। तो ये मेरा कहना है कि हिंदी की जो ट्रेडिशन है, और उसको हम हिंदी वाले उर्दू वाले भले अलग कर लें अपने को, हम लोग तो उर्दू को अपनी कक्षाओं में भी पढ़ाते हैं। नहीं, हम हिंदी को अलग थोड़ी करते हैं। नहीं, बता रहे हैं आपको और दूसरी बात यह है कि हम चीज़ों को जहाँ से भी हो गांधी जी की तरह लेना जानते हैं, और सोचते हैं कि अभी हम जितना जानते हो बहुत कम है, और जितना अधिक लिया जा सके, लेकिन उतना लेकर भी हम किसी से ज़्यादा नहीं हैं। वस्तुतः हम वो होना चाहते हैं जो हमें होना चाहिए। तो हिंदी की पहचान वस्तुतः उस होने में है, उस संभावना में है जिसे हिंदी अपने में ग्रहण करती रहती है। इसलिए उसका किसी भाषा से कोई शत्रुता भाव नहीं है, बल्कि ज़्यादातर उसकी आतुरता रहती है कि कितने लोगों को हम अपनी भुजाओं के बीच में समेट लें और वो हमारा हो जाए। धन्यवाद। We have one more speaker. I'm sorry that we are going beyond time, but it's the last session. I suppose we can take some freedom. We have Mukul Kumar to speak. Mukul Kumar writes in English, so he will speak about, he's the youngest among us, and at least among us.
And he has perhaps the shortest of traditions in India, Indian English. So my time, English this poetry. deliberate time justifies. Because the history of English literature, poetry in India is not very long. So anyway, distinguished panelists, ladies and gentlemen, at the outset, I thank you all for having patience and still being there for listening to me. And gratitude, my sincere gratitude to Sahitya Academy for giving me this opportunity and getting connected with you and share my views on English poetry in India. But the title of this theme of this session is Poetry Traditions of India. So English poetry is definitely one of the traditions. But before I begin dwelling upon English poetry in India, let me talk about poetry tradition in India. And the moment we talk about poetry tradition in India, mind veers back to Vedic times, because Vedas are the oldest surviving text, poetic text in this country. So what I would do here is I will bring out the influence of the Vedic times, the poetry tradition, on the English poetry. That is how I have been able to interpret, this theme. So, talking about the Vedic texts, just briefly I will dwell upon the basic themes of the Vedic text. If you refer to the Rig Vedas, they talk about cosmogony, they talk about metaphysics, they talk about philosophy, besides talking about rites and rituals also, which have been one of the cornerstones of Indian cultural tradition. So, having said that, one can safely infer that spiritualism has been the foundation of Indian poetry, whether it is Vedas, whether it is epic. Epics also operate at two levels. One is the story level and one is the deeper layer in the undercurrent. All such, religious and philosophical, ponderings are there which underline these texts. So now I come back to, English poetry. English poetry, if you study the history of English poetry, it somewhere begins around middle of the 19th century, 1850. And the reason for that was since Lord Macaulay introduced, English in India in order to promote Western sciences and literature. So that gave a rise to the elite sections who chose to write, who chose to express themselves in English. So two things happen here. We got a new language, Indians got a new language, so that was like a new language to express, and they chose to talk to audience in the language, which is not their mother tongue, which was different. But two things happened here. Anglicization of the Indians happened, like an Indianization of the language, English language also. When we compare Indian language with the Indian English with the British English, we find a remarkable difference in the ethos, in the basic structure also. Many a time, grammatically, I am not talking about the basic conceptual structure. So I will, since time is very limited, I would start with like 1850. What was happening. So 1850, English poetry. Henry Vivian Diderot is supposed to be amongst the first English poets who chose to write in English. But his poetry we can't link to the Vedic times for the simple reason that his poetry is influenced more by the colonial consciousness. So that was the new dimension which was there in the middle of the 19th century, colonial consciousness, which was not there in the ancient times. So Diderot poetry basically emanates for his love for the native land. Nationalism is the basic theme in his poetry. So we can keep him aside for a while, because I have chosen to bring out the influence of the ancient literature on the English poetry in India. So I take up the first poet, Aurobindo I take up as the first poet, who I think one of the most he is one of the strongest voices in Indian English poetry. If we delve deep into his poetry, predominantly we find that it is again the philosophical and the religious ponderings, and he talks of
transformation of the human being into the divine beings. So in the classical, he basically, Aurobindo's poetry is a quest for divinity, you can say. And there we can easily, find a definite connect with the Vedic text where, we talk about divinity and we talk about philosophy. Aurobindo's most famous, one of the most famous creation is Savitri. Again, he borrows that tale of Savitri from Mahabharata times and brings it, amidst the masses and makes it quite popular. So Aurobindo, and he held, Aurobindo's belief was that the soul of the Indian culture is philosophy and religion, and that is and that is exactly what we find in his poetry. Aurobindo, and wherever even nature captures his sensibility, nature ends up serving as a gateway to divinity. And one of his poems is very dear to my heart because, I also feel that nature is the most palpable reflection of divinity. It is an instant gateway into the divinity, and, I am reminded of one of the very famous quotes where it says, I know God, I have seen God, but I spell it nature. That is my personal belief. So silence is around me is one of the very famous poems. Time is limited, otherwise I would have loved to recite that poem also. That poem remains very dear to my heart. Second poem, we can say that since I say that spiritualism is the foundation of Indian poetry, Aurobindo's poetry lives to that, lives to that perception. Second poet, which whom I will take up, is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is remarkably, I think that while he has a definite connect, with the spiritual foundations of Indian poetry, but where he, we can say that where he differs and where his poetry rather takes a divergent path is basically he was a humanitarian with the touches of spiritualism, mysticism, and romanticism also. So while Aurobindo's poetry was a quest for divinity in man, divine in man, Tagore's poetry is the quest for beauty in man. And his concern is basically humanitarian. And that is why Tagore's aesthetic, artistic, and spiritual leanings spreads everywhere. He sees God even in the common man. That is where Tagore is, I will treat Tagore to be a watershed in the history of the English writing, English poetry in India. He is the first major poet who brought humanitarian concern into the poetry, as such. And that is why he is supposed to be the cultural ambassador who, professed cosmopolitanism, love, and peace amidst not only, within the confines of the country, but he is an internationally acclaimed personality. And that is why he is held, to be the cultural ambassador of, India. And one of it, again, time is very, very limited because love emerges as something very different in Tagore's poetry. It is a liberating force. It is the force, it is the transcendental, boundless transcendental force that breaks the barrier, social barriers. Again, I am reminded of one of the very, favorite poem of mine, that is Free Love. I had decided to recite that poem, but the time is very, this limited. Third poet who was a pathbreaker, who even while belonging to this particular period, when I'm talking about the influence of spiritualism on, philosophical and religious ponderings on the Indian English poetry, one poet who was really different, and that is why I can tell that she was a pathbreaker, is Sarojini Naidu. She was a poet who was a lyrical poet, and her poetry is all about the lush depictions of the Indian landscape. Probably she painted, portrayed Indian culture in its various nuances and shades, and there is no other worldly, predominantly her poetry is this worldly. This is something very, very remarkable because even in Tagore we find that other worldly concerns are there, his philosophy. Though he, went to this humanitarian, he took the path to the humanitarianism. But Sarojini Naidu was purely a lyrical poet and lush depictions of the Indian landscape. And she virtually touched upon everything, like wandering poets, beggars,
corn grinders. You name a section of the society, and that is hardly untouched, but untouched by Sarojini Naidu. And she was a purely romantic. She was the poet of love, beauty, and romance. That is how, and that is truly, she is called the Nightingale of India. Again, I'm reminded of a couple of poems which are very dear to my heart. One poem, that Village Song, is the poem, where that, girl is there and she's completely enchanted by the boatman, for singing, and she completely slips into oblivion regarding her reaching late home and mother getting worried and all. So it is the power of that particular moment. So that is why she is the poet of romance. Romance is, this girl is in the raptures of the romance of that music of, of the song from the boatman. So Sarojini Naidu, while belonging to that particular phase, was a pathbreaker, according to my perception. Now I come to the modern poetry, what we call modern. Modern poetry is different from this medieval, or we can say epical, phase, and this medieval phase, and later on I'm talking about English poetry in the 19th and early 20th century. Is that basically, sensibility-wise, I think we find alienation of the poets from the society. When we talk about modern, we talk about the period that commenced from industrialization and urbanization and the consequent social and economic changes that happened. And those themes gripped the poets, modern poets. Style-wise also, it was a major break from the past. They went for the blank verse and free verse, and they, for them, irony and sarcasm were the weapons to explore the social and the economic issues. So it was a remarkable breakthrough, and I can say that whatever I know about this modern English poetry, I can say that Nazim Ezekiel, somehow can be held to be the harbinger of modern, modern Indian poetry. And Nazim was a poet, of love, personal integration, and urban life. Basically, his poetry is replete with the images from the urban society of India. And when we talk about urban, then, naturally we talk about poverty also, social ills also, and the differentiation and the dehumanization also. So that is what we find in Nazim Ezekiel's, poetry. But here, in spite of being modern, there is a change in the sensibility. There is change in the concrete, this earthly experiences. Every day, what is happening, around us, personalized experiences are there. But still, I would find an element of continuity, and I find that Nazim Ezekiel poetry is at the deeper level is spiritual. I would like to quote from one of his poems, where he said, if I could pray, the gist of my demanding would be simply this: quietude, the ordered mind, eraser of the inner lie, and only love in every case. And the second is, deliver me from evil, Lord, rouse me to essential good, change the drunk for me, Lord, lead me from the waiting wood. This reminds me of the famous, lines from famous shloka from this Upanishad, where we say, Tamso ma jyotirgamaya, Asato ma sadgamaya, Tamso ma jyotirgamaya. God, lead me from unreal to real and darkness to light. Same, I think this, suggests that craving of this poet, and he is trying to again connect with the God, but for him, God is not something totally divorced from this world. For him, the God is somebody who is a friend, philosopher, guide, and then he invokes God. So that way, Nazim Ezekiel, though is a modern poet, but this is the continuity I have been able to trace, that still we can call his poetry also to be somehow bedrock of his poetry, we can take it to be spiritual. And Nazim Ezekiel ke baad, lot many poets came who are like modern major poets, like Jayant Mahapatra is there, and then Sitakant Mahapatra is there, Jayant Mahapatra, Ramanujan is there. So many poets are there, but still I can say that there is again the tendency to go back to the tradition, and the presence of tradition in the English poetry is again getting stronger, but in different form, what we call revisionist mythology, what we call revisionist tradition, that is again coming back, but we are reinterpreting it, placing it in the present context. So that is how it has been. Thank you. Thank you, Mukul Kumar.
I don't know whether we have time or our audience has the patience for questions. So we may round it. Okay. So thank you. Let me thank all the panelists for having given ourselves and also others some idea of the tradition. Perhaps we discussed history more than tradition, I have a feeling at the end of it. But yes, there was also this idea of tradition and how it develops and how in contemporary times tradition becomes important and how we connect with it. So some of these, we have raised more questions than we have answered the relevant questions, I believe, and that is the purpose of any kind of discussion. Thank you very much. Thank you.